dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today topic is determinants यानी कि सारणिक class 12th NCERT, right? तो today we will study about properties of determinants यानी कि सारणिकों के गुण धर्म के बारे में, ठीक है, कि सारणिकों के क्या गुण धर्म होते हैं बच्चों। आज उसके बारे में हम इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, उसने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि कोई भी डिटरमिनेंट है आपके पास, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है यदि उसके सारे जो रोज हैं यानी कि जो सारी पंक्तियाँ हैं उनको आप किस में बदल दो, कॉलम्स में। कॉलम्स यानी कि स्तंभ में, ठीक है, या सारे कॉलम्स को रोज बना दे, ठीक है, तो उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज़ कोई आपके पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे उसके एलिमेंट है 3, 5, 6, 4, ठीक है। अब इसकी बच्चों में वैल्यू निकाल दूँ तो आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 12 माइनस 6 5 30, तो ये बचेगा आपके पास -18, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो पहला आपके पास जो गुण धर्म है यानी कि पहला गुण है इस सारणिक का, कि अगर आप उसका यानी कि अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे बदल लूँ, यानी कि जो उसकी रो है, फर्स्ट रो है, उसको क्या बना दो, कॉलम बना दो। तो कॉलम कैसे बनेगा, 3 5, देखो फर्स्ट रो किस में बदल दी मैंने, कॉलम में, और सेकेंड रो किस में बदल दी, सेकेंड कॉलम में। तो बच्चों अभी भी इसका जो वैल्यू है वो कह रहा चेंज नहीं होगा। देखिए आप चेंज कैसे नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 3 4 12, अब 5 6 30, तो ये आ जाएगा आपका -18। तो देखा आपने कि उसकी वैल्यू को मैंने चेंज करा, मतलब यानी कि जो उसकी जो फर्स्ट रो है उसको मैंने कॉलम, फर्स्ट कॉलम बना दिया, और जो फर्स्ट सेकंड रो था उसको क्या बना दिया, सेकंड कॉलम बना दिया, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हमने ये सीखा, यही वो आपसे कहना चाह रहा, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर उसके रोज को और कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम आर जीरो, यानी कि वो कह रहा कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के रो के या फिर कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज़ जीरो। समझ बात आई, वो कह रहा है कि किसी भी सारणी के अगर रो के या फिर किसके कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। क्लियर है। देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसका दिया था, यहाँ पे भी इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे उसने कहा कि अगर सपोज़ कोई आपके पास ये है, ये इसके एलिमेंट है 2 5 6 फर्स्ट रो, और यहाँ पे आपके पास है 0 0 0, और यहाँ पे लिख लिया मैंने 4 3 2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि कैसे हम जो है किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि एक्सपेंड मीन्स कैसे उसको हम क्या करते हैं, उसका विस्तार करते हैं उसको सॉल्व करने को, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो? क्योंकि उसकी वन रो क्या है, यानी कि जो सेकंड वाली रो क्या बना दी मैंने, जीरो, या आप एक कॉलम बना लीजिए जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। क्लियर है, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट चेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव, या जो भी है साइन क्या हो जाएगा उसका चेंज होगा। पॉजिटिव था तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या करोगे, किसी भी डिटरमिनेंट की रोज को, ठीक है, या फिर कॉलम को आपस में क्या कर दोगे, चेंज कर दो, यानी दो रो को, जैसे सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना दोगे, फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दोगे, या आप फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम या सेकंड कॉलम को फर्स्ट, या थर्ड में भी ऐसे कर सकते हैं। अगर 3 की है मैट्रिक्स आपके पास, तो तब क्या आ जाता है, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और कोई डिटरमिनेंट है, तो जैसे इसके एलिमेंट है 4 3 2 6 2 3, कुछ भी लिख लीजिए 5 6 2, ठीक है, और इसमें मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। तो सपोज ये मैंने इसको हम शो करते हैं डेल से, ठीक है, डेल्टा से, और मैंने क्या करा, R1 इंटरचेंज, यानी जो R1 के एलिमेंट है उनको चेंज कर लिया किस में, R2 में। तो देखो ये R1 है आपके पास, क्लियर है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। अब इसके जो R1
इंटरचेंज R2 का मतलब होगा कि जो R2 है वो R1 बनेगी और R1 क्या बन जाएगी, R2 बन जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 2 3 ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट रो बनेगी और ये वाली क्या बन जाएगी, सेकेंड रो बन जाएगी आपके पास। और ये तो इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो बच्चों इस केस में इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि जो डेल्टा है ना, ये जैसे इसकी वैल्यू कुछ भी आए, सपोज इसकी वैल्यू मैंने कहा डेल्टा आई सपोज, तो इसकी क्या आएगी, माइनस डेल्टा आएगी। ठीक है, समझ में, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें इसके जब चेंज कर लिया आपने, चाहे रो को करो चाहे आप कॉलम करो, तो उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है। नाउ जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के आप रो के या फिर कॉलम के एलिमेंट्स के साथ क्या कर देंगे, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कुछ भी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा 1 2 3 4 5 किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर सपोज आपने जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे कोई आपके पास क्या है, ये आपका डिटरमिनेंट है और आपने क्या कर दिया उसके आर कुछ में भी, जैसे आर आई लिख रहा हूँ मैं, आर आई एरो मैंने यहाँ पे के आर आई कर लिया, यानी कि आर आई का मतलब आई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3, अगर 3 इंटू 3 की है तो है ना, 4 इंटू 4 की है तो फिर 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने R1 में अगर सपोज आई की वैल्यू क्या रख दिया 1 रख लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 में अगर मैंने के की जगह मैं जैसे रख रहा हूँ 4, ठीक है, तो इसका मतलब R1 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मैं आपका डिटरमिनेंट है बच्चों उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, फिर के डेल्टा आएगी, यानी के की जगह में क्या आ जाएगा, जिससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 डेल्टा, समझ में बात आई। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आपने उसके किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में के से, यानी के का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो डिटरमिनेंट है उसके बाहर आप लिख सकते हैं 4 डेल्टा, डेल्टा में इसको डिटरमिनेंट है, मतलब जैसे यहाँ पे अगर और अच्छे से समझना है तो 2 3 5 आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, 2 3 5 1 2 5 3 2 कुछ भी लिख लीजिए 6, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर लिया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि R1 में क्या कर लिया आपने 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब R1 थी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 का मल्टीप्लाई करने पे 4 2 8 4 3 12 और 4 5 20 और बाकी तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 3 2 6। अब देखो इसको मैं क्या मानता हूँ, डेल्टा मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब 4 का मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम आपको पता है कि हम 4 को जब बाहर निकालेंगे वापस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, तो अंदर क्या बचने वाला है, यही तो बचने वाला है। फिर अगर 4 से मैं आउट कर दूंगा दोबारा से तो क्या बचेगा, 2 3 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 5 1 2 5 और यहाँ पर आएगा 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और ये खुद किसकी वैल्यू, डेल्टा की। ठीक है, समझ में आता है। इसको थोड़ा डेल्टा इक्वल टू 4 डेल्टा, इसको मैं थोड़ा सा स्टार लिख लेता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा स्टार बराबर क्या होगा, 4 डेल्टा, यानी कि जो ओरिजिनल आपके पास डिटरमिनेंट थी वो वाली आ जाएगी। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास 5th नंबर की वो है आपके पास कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ रो, ठीक है, यदि सारे एलिमेंट क्या हो जाए रो के, इफ़ द एलिमेंट ऑफ रो या फिर कॉलम के आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम हो जाए, ठीक है, टू द एलिमेंट ऑफ द सम अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के जो रो है या फिर कॉलम है, ठीक है, वो क्या बन जाए, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, किससे, दूसरी रो या दूसरे कॉलम से, तो उस केस में भी क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे सपोज ये कोई डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 4, फर्स्ट रो इसकी 4 4 4, ये है आपका 4 4 4, ये है आपका 3 2 6। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट रो है ये क्या है आपके पास, फर्स्ट रो, ये आपके पास सेकंड रो है और ये आपके पास थर्ड रो है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 के जो एलिमेंट है 4 4 4 है और R2 के एलिमेंट में क्या है 4 4 4 है, यानी कि दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो इस केस में डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, जब आने वाले टाइम में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जहाँ पे 2 रो की या फिर ये कह सकते हैं जैसे 2 कॉलम की, जैसे मैंने कहा 2 2 2 3 2 3 5 6 और 2 2 2, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉलम क्या आ गए, सेम आ गए। देखो C1 और C3 क्या आ गए, आइडेंटिकल आ गए। तो हम क्या कर, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम एलिमेंट को जब वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्लियर। नाउ 6 प्रॉपर्टी आपके पास
कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज रिटन एज अ सम ऑफ अ टू नंबर्स, द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ अ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज आपको कैसे लिखना है आपको बताया जाएगा। वो ये कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, इज़ रिटन एज अ सम ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ कि अगर कहने का मतलब है कि कोई किसी भी डिटरमिनेंट की, किसी भी सारणिक की अगर कोई भी रो या फिर कॉलम क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है, दो चीज़ों से मतलब होता है जैसे ये दो नंबर से, ठीक है, समझ में बात आ रही है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे A1 प्लस M1, ठीक है, ये M लिख लीजिए आप, A2 प्लस M2, A3 प्लस M3, और यहाँ पे आपका B1 ये है आपका सपोज C1, ये है आपका B2, ये है आपका C2, ये है B3, ये है आपका C3। तो बच्चों इस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ऐसी फर्स्ट कॉलम भी हो सकता था, जो फर्स्ट कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें क्या है, दो दो एलिमेंट है यहाँ पे, A1 है और M1 है, उनका क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी कोई रो या कॉलम में दो चीज़ें सम में हैं तो उनको आप कैसे लिख सकते हैं। उनको लिखने का तरीका बच्चों ये होगा, आप लिखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। एक तो ये बन जाएगी आपका डिटरमिनेंट, यानी कि आपने फर्स्ट कॉलम का सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, इसको छोड़ दिया, प्लस आ जाएगा बीच में, और ये आएगा अब M1 B1 C1 M2 B2 C2 M3 B3 C3। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाली एक्सरसाइज और आने वाले जो अन्य एक्सरसाइज भी हैं वो क्या होगा, इसी पे बेस्ड होंगी। तो होप कि आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे दो दो एलिमेंट हमने ऐड कर रखे हैं A1 प्लस M1, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे A1 A2 A3। देखो A1 A2 A3 इस वाले को छोड़ दिया आपने, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे प्लस करने के बाद ये वाला छूट जाएगा, अब ये वाला आ जाएगा। क्लियर है।